से अकेले बात करने का मौका मिल सके। लेकिन पूरी रात मैं अपनी सीट से नहीं उठा। लियू रुयान के साथ हंसी मजाक करते हुए और एक दूसरे को खाना सर्व करते देखकर उसके दिल में बहुत तेज दर्द हुआ। उसकी टेबल पर खाना आए हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसने एक निवारा भी नहीं खाया था। उसकी नजरें सिर्फ मेरे मुस्कुराते चेहरे पर टिकी थी। बड़ी मुश्किल से जब मैं उठकर वॉशरूम की तरफ गया तो बाइनिंग बिंग भी तुरंत मेरे पीछे आ गई और हॉलवे में मुझे आवाज दी। उसने पूछा, जियांग फान, तुमने लियू रुयान से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? मैंने मुड़कर देखा। मेरी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। मैंने कहा, अगर मुझे सही से याद है तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है ना? मेरे शादी करने या ना करने से तुम्हारा क्या लेना देना है? मेरा ये केयरलेस एटीट्यूड देखकर बाइनिंग बिंग को लगा कि मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ और उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कहा, जियांग और लियू फैमिली की शादी तो 1 महीने से भी पहले फिक्स हो गई थी ना? उस वक्त तो हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था और तुमने अपने लिए एक बैकअप तैयार कर लिया था। मैंने हाथ बांधकर उसे घूरा और बहुत नॉर्मल टोन में कहा, हाँ, मैंने 1 महीने पहले ही जिंगबे आकर शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जब तुम पिछले 7 सालों से ये प्लानिंग कर रही थी कि शेन हाओयू के 28th बर्थडे वाले दिन तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी, तो अगर मैंने 1 महीने पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया तो इसमें क्या गलत है? मेरी इन बातों ने बाइनिंग बिंग की बोलती बंद कर दी। उसने कसकर मुट्ठी बांधी और अपने दिल में उठ रहे गुस्से और रिग्रेट को जबरदस्ती दबाते हुए अपने आप को जस्टिफाई करने लगी। उसने कहा, मेरे और उसके बीच की बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और हमारा वो एक प्रॉमिस भी था, इसीलिए वो हमेशा से मेरे दिल की एक जिद बन गया था। उसने आगे कहा, मैं सच में तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहती थी। जिंगबे आते हुए रास्ते में मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैंने तो वेडिंग रिंग्स भी सिलेक्ट कर ली थी। जियांग फान, क्या तुम मुझ पर एक बार विश्वास नहीं कर सकते? मैंने जवाब दिया, जब उसने तुम्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया तब जाकर तुम्हें मेरे जैसे बैकअप प्लान की याद आई है ना? मैंने आगे कहा, कितनी अफसोस की बात है कि मेरी शादी हो चुकी है। बाइनिंग बिंग, तुम्हें जाकर शेन हाओयू को ही प्रपोज करना चाहिए, हो सकता है वो मान जाए। मेरी आवाज में साफ साफ ताना था, जिसे सुनकर बाइनिंग बिंग और भी ज्यादा तड़प उठी। वो एक कदम आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने कहा, मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। मैं बेवकूफ थी जो उसे पहले समझ नहीं पाई। उस दिन बर्थडे पार्टी के बाद मुझे समझ आया कि इन 7 सालों में मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती थी। पहले मुझे लगता था कि भले ही वो 2 नावों में पैर रख रही है, लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। लेकिन अब उसकी ये बातें सुनकर मुझे घिन आ रही थी। मैंने कहा, तुम्हें नफरत है कि शेन हाओयू ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हें नफरत है कि उसने तुम्हें एक बैकअप प्लान की तरह यूज किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब समझती हो? तुमने शेन हाओयू का 7 साल तक इंतजार किया। तुम्हारा ये सच्चा प्यार तो पूरी दुनिया देख सकती है। तुम तो अपने इस ड्रामे से खुद को ही इमोशनल कर रही हो। लेकिन जब तुम उससे नफरत कर रही तो क्या तुमने कभी सोचा कि तुम भी तो शेन हाओयू जैसी ही हो? उसने तुम्हें हाँ नहीं कहा, तुम्हें लटका कर रखा, और फिर तुमने भी वही मेरे साथ किया। तुमने मुझे लटका कर रखा। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तो फिर मेरे सामने ये मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे अपनी गलती का एहसास है वाला ड्रामा क्यों कर रही हो? मेरी बातें सुनकर बाइनिंग बिंग के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बिल्कुल पीली पड़ गई। मुझे उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं और ना ही मैं उससे और बहस करना चाहता था। मैं मुड़ा और वापस हॉल की तरफ चलने लगा। जब हम एक दूसरे के पास से गुजरे तो बाइनिंग बिंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने मेरा हाथ पकड़ ली। मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हमारी इसी खींचातानी में ऊपर लगा एक पुराना शैंडलियर अचानक टूट गया और सीधा मेरे सिर के ऊपर गिरने लगा। खतरे के उस पल में बाइनिंग बिंग ने बिना सोचे मुझे धक्का देकर किनारे कर दी। एक जोरदार आवाज आई और वो भारी भरकम लोहे का शैंडलियर सीधा उसके कंधे पर आ गया। धक्का लगने की वजह से मैं कुछ मीटर दूर जा गिरा और उसी वक्त लियू रुयान वहां आ पहुंचा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और मेरी नजर सीधा जमीन पर गिरी हुई बाइनिंग बिंग पर पड़ी। वो दर्द के मारे सिकुड़ गई थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपना दायां कंधा कसकर पकड़ा हुआ था और दर्द की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका। आवाज सुनकर वेटर्स भागे आए और बाइनिंग बिंग की चोट देखने। लियू रुयान ने परेशानी से मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? जब उसे तसल्ली हो गई कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तब जाकर उसने चैन की सांस। वो मुझे सहारा देकर उस ड्रामे वाली जगह से दूर ले गए। हम दोनों को एक साथ हाथ पकड़कर जाता देख जमीन पर पड़ी बाइनिंग बिंग ने अपने होंठ जोर से काट ली। वो कोई आवाज नहीं निकालना चाहती, लेकिन उसके गले से सिसकियां निकल रही। उसने पूरी तरह टूटकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में एक एक करके पुरानी यादें ताजा होने, जो सारी मेरी ही। जब उसके स्टमक में दर्द होता था तो मैं एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ता था। बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करता था और हमेशा उसकी सेहत की फिक्र करता था। जब वो दीवार से टकरा जाती थी और उसके हाथ पर चोट लग जाती तो मैं तुरंत उबला हुआ अंडा लाकर उसे सहलाता था। जब रात को उसे नींद नहीं आती तो मैं अपनी नींद रोककर उसके साथ सॉफ्ट म्यूजिक सुनता था और उसके लिए सूप बनाता था। पहले जब भी बात उसकी होती थी मैं हर छोटी चीज का ध्यान रखता था, और आज जब उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद को इतनी गहरी चोट लगा ली थी तब भी मैंने कोई रिएक्शन नहीं और मैं आराम से किसी और के साथ वहां से चला गया। इस पल में आकर आखिरकार बाइनिंग बिंग को यकीन हो गया कि अब मैं वो इंसान नहीं रहा जिसे वो जानती थी। अब वो मेरी जिंदगी में अकेली नहीं थी और अब मैं उससे प्यार नहीं करता था। घर पहुंचने के बाद मेरा मन धीरे धीरे शांत हुआ। मैं सोफा पर लेटकर गर्म चाय पी रहा था, लेकिन जो कुछ अभी हुआ था उसे याद करके मेरा दिल अभी भी घबरा रहा था। मैं बस लियू रुयान से कुछ कहने ही वाला था कि मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि वो मेडिकल बॉक्स लेकर नीचे
बैठी। मैंने पूछा, मुझे कोई चोट नहीं लगी, तुम ये मेडिकल बॉक्स क्यों लेकर आई हो? लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मेरे एंकल की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी नजर का पीछा किया तो देखा कि मेरे एड़ी के पास कांच के टुकड़े से थोड़ी सी छील गई है। लियू रुयान ने रुई में थोड़ा सा अल्कोहल लिया और कहा, इसमें थोड़ा दर्द हो सकता है। इतनी छोटी सी चोट पर मैं नॉर्मली कभी ध्यान नहीं देता था, इसलिए लियू रुयान को इसके लिए इतना परेशान होते देख मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, ये छोटी सी चोट है, इस पर दवाई लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम इतनी टेंशन मत लो। मैंने ये कह तो दिया, लेकिन जैसे ही अल्कोहल मेरी चोट पर लगा मैंने दर्द से एक गहरी सांस ली। क्लीन करने के बाद लियू रुयान ने चोट पर बैंडेड लगा दी। उसने कहा, मैं अभी किसी से वाटरप्रूफ बैंडेड मंगवाती हूँ। अगले 2 दिन जब तुम नहाओगे तो ध्यान रखना कि इसे लगाकर ही नहाना, ताकि चोट में पानी ना जाए। बाहर जाना हो तो बस स्लीपर्स पहन लेना। मैं बचपन से ही घर छोड़कर अपनी आंट के साथ रहा। देश वापस आने के बाद 4 साल कॉलेज और 6 साल रिलेशनशिप में मैं हमेशा बाहर अकेला ही रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने मेरी इतनी छोटी सी चोट के लिए इतनी परवाह की। मैं हैरान तो था, लेकिन माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने एक छोटा सा मजाक किया। मैंने कहा, इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा वो सामान आएगा तब तक तो मेरी चोट भी ठीक हो जाएगी। लियू रुयान ने अपनी आंखें ऊपर की, मुझे ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसा सीरियस एक्सप्रेशन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, आज जो तुम्हें ये चोट लगी है ये मेरी गलती की वजह से है, मैं इस बात से मुकर नहीं सकती। चोट चाहे छोटी हो, दर्द तो होता है। मैं नहीं चाहती कि इतने बड़े हादसे के बाद तुम्हें जरा भी तकलीफ हो, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने में कोई बुराई तो नहीं है ना। एक बार मेरी बात मान लो जियांग फैन। पता नहीं उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी या फिर उसकी आंखों में जो पछतावा था, उसकी वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उसकी आंखों में सीधा नहीं देख पाया, तो मैंने अपनी नजरें नीची कर ली और धीरे से हाँ में सिर हिला दी। लियू रुयान के मेडिकल बॉक्स लेके जाने के बाद मुझे टैंग यान का कॉल आया। उसने कहा, जियांग फैन, क्या तुम इतने पत्थर दिल हो? निंगबिंग ने तुम्हारी जान बचाने के लिए इतनी गहरी चोट खाई है और तुम उसे देखने तक नहीं आए। उसकी इस फालतू की बात को सुनकर मैं नहीं चाहता था कि वो मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगे। मैंने हंसते हुए कहा, अगर वो मुझे बार बार पकड़कर तंग नहीं करती तो वो शैंडलियर मेरे सिर के ऊपर गिरता ही नहीं। उसकी चोट उसकी अपनी गलती का नतीजा। क्या तुम इसका इल्जाम भी मेरे सिर मढ़ रही हो? टैंग यान ने कहा, बात चाहे जो भी हो, लेकिन उसने जानलेवा मौके पर तुम्हें धक्का देकर बचाया ना। क्या तुम सच में अपने पुराने रिश्ते की जरा भी कदर नहीं करते? मुझे उसके इस बेशर्मी और बातों को घुमाने के टैलेंट पर सच में हैरानी हो। मेरा उसके साथ और बहस करने का कोई मन नहीं। अचानक मेरी नजर मेरे पैर पर लगे बैंडेड पर पड़ी तो मैंने एक झूठ बोल दिया। मैंने कहा, मैं सच में देखने आना चाहता था, लेकिन मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। फोन पर 10 सेकंड्स तक शांति रही, फिर उसने अपना गला साफ किया और उसकी टोन थोड़ी नर्म हो गई। उसने कहा, अगर तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यह एहसान तो चुकाना ही पड़े। एक काम करो, मैंने सुना है कि 1 महीने बाद युनदाओ प्रोजेक्ट का अप्रूवल डिनर है, तुम अपने सेक्रेटरी से कहकर कुछ इनविटेशन कार्ड्स भिजवा दो, फिर हम हिसाब बराबर कर लेंगे। तो ये थी उनकी पूरी प्लानिंग। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और मैंने बस यूं ही हाँ कह दिया। कॉल कट करने के बाद मैंने अपनी आंट को कुछ मैसेजेस भेजे और इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स पूछी। फिर मैंने उनसे कहा कि वो कल मुझे कुछ इन्विटेशन कार्ड्स भिजवा दें। अगले कुछ दिनों तक मैं जहां भी जाता लियू रुयान मेरे पीछे पीछे आती। शुरू में मैं उसे कहता था कि वो जाकर अपने काम करे, लेकिन हर बार वो मुझे मैरिज लीव का बहाना देकर चुप करा देती। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जब लियू रुयान मेरे साथ होती थी तो काम में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए वो हमेशा मुझे सही एडवाइस देती। मुझे उसकी आदत होने लगी और हर वक्त साथ रहने की वजह से हम दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। आधी रात को जब मैं ओवर टाइम करता था तो लियू रुयान अपना लैपटॉप लेकर मेरे पास बैठ जाती और चुपचाप अपना काम करती रहती। कभी कभी जब उसे बाहर जाना होता था तो वो सबसे पहले मुझे बताकर जाती और जब भी हम फ्री होते थे तो वो मुझे डेट्स पर ले जाती और मुझे बहुत सी नई और मजेदार जगहें दिखाती थी। आधे महीने बाद स्प्रिंग फेस्टिवल के मौके पर जियांग और लियू फैमिली ने एक साथ मिलकर नया साल सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। दोनों फैमिलीज के दर्जनों लोग एक साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और बातों बातों में सबका ध्यान हम दोनों न्यूली मैरिड कपल पर ही था। मेरी मॉम बहुत प्यार से अपने पास बैठे मुझे और लियू रुयान को देख रही थी। वो भावुक होते हुए बोली, जियांग का ये जिद्दी नेचर बिल्कुल उसकी आंट पर गया है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसे जिंगबे वापस आने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। वो बाहर अकेले ही स्ट्रगल करना चाहता था। मैं भी उसके आगे हार मान। रुयान, अगर वो कोई गलती करे तो प्लीज थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। इतने सारे लोगों के सामने अपनी मॉम को अपनी बुराई करते देख मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं बस अपने डिफेंस में कुछ कहने ही वाला था कि लियू रुयान ने एक छिला हुआ ऑरेंज मेरे हाथ में रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। जियांग जिद्दी कहाँ है? मुझे लगता है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है और उसके अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। फ्यूचर में अपनी आंट के साथ मिलकर वो जरूर जियांग फैमिली की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेगा। बल्कि मुझे तो उससे बहुत कुछ सीखना है ताकि मैं भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। उसके इतना कहते ही लियू फैमिली के लोग भी मेरी तारीफ करने लगे। ये सुनकर मेरी मॉम इतनी खुश हुई कि उनकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। उनकी आवाज में बहुत प्यार था। उन्होंने कहा, जब तक तुम दोनों खुश हो हम बड़े भी खुश हैं और अगर तुम हमें जल्दी से एक पोता दे दो तो हम और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे।
जाएंगे। बाकी के बड़ों ने भी ये सुनकर हमें चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे मेरा चेहरा और कान शर्म से बिल्कुल लाल हो गए। लियू युआन में मेरे चेहरे का ये रिएक्शन देखा तो उसने तुरंत कोई बहाना बनाया और मुझे खींचकर गार्डन में ले गई। सर्दियों की ठंडी हवा लगने के बाद मेरे चेहरे का रंग धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। लियू युआन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने खुद ही टॉपिक चेंज कर दिया। उसने पूछा, कल जो डिनर पार्टी है क्या तुम भी वहां जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ जाऊंगा। बाई निंगबिंग का इनविटेशन कार्ड मैंने ही भेजा था, तो मुझे उस पर नजर रखनी होगी और देखना होगा कि आखिर वो क्या प्लान कर रही। उसने पूछा, क्या कोई एक्स्ट्रा इनविटेशन कार्ड है? मुझे भी एक दे दो। ये सुनकर मैंने हैरानी से अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, ये प्रोजेक्ट तो ठीक है, लेकिन क्या तुम और तुम्हारी बड़ी बहन आजकल युआन चुअन के काम में बिजी नहीं हो? इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर तुम यहाँ डिटेल्स निकालने के बारे में सोच रही हो? वो जानती थी कि मैं मजाक कर रहा था, तो उसने अपनी आंखें झपकाते हुए जवाब दिया। उसने कहा, ऑफ कोर्स मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस हॉलीडेज में करने को कुछ खास नहीं है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चलकर थोड़ा घूम लूंगी। मैं समझ गया और मैंने हाँ में सिर हिलाया। मुझे याद आया कि मेरे पास सिर्फ एक ही इनविटेशन कार्ड बचा था, तो मैं उसका हाथ पकड़कर नीचे अपनी आंट के पास गया। प्रोजेक्ट का डिनर जिंगबई के सबसे बड़े होटल में रखा गया था। शाम के 7 बजे प्रोजेक्ट हेड धीरे धीरे स्टेज पर आए और उन्होंने ऑफिशियली डिनर शुरू होने की अनाउंसमेंट की। जियांग फैमिली की कार ट्रैफिक की वजह से आधा घंटा लेट पहुंची। जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो जो लोग मौके का इंतजार कर रहे थे उन्होंने तुरंत मेरी आंट को घेर लिया। इतने सारे लोगों को देखकर मैं इस भीड़ में नहीं फंसना चाहता था। मैंने लियू युआन का हाथ पकड़ा और चुपचाप भीड़ से बचकर अंदर चला गया। हम दोनों वैसे भी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए थे, तो हम बस आराम से हॉल में टहल रहे थे और अच्छा खाना और रेड वाइन एंजॉय कर रहे थे। सेकंड फ्लोर पर खड़ी बाई निंगबिंग के हाथ में शैंपेन का ग्लास था और वो रेलिंग के सहारे खड़ी थी। उसने मुझे एक ही नजर में देख लिया। मैं लियू युआन के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। इस एक महीने में उसने बहुत कुछ सोचा था और अब उसने मुझसे पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। मैं जियांग फैमिली से था और मेरी शादी लियू युआन से हुई थी। इन दोनों फैमिलीज में से कोई भी ऐसी नहीं थी जिससे पंगा लिया जा सके, इसलिए वो खुद को हमेशा समझाती रहती थी कि पुरानी बातों को भूल जाए और रियलिटी को एक्सेप्ट करे। लेकिन इतना सब सोचने के बाद भी हम दोनों को एक साथ इतना क्लोज देखकर उसके दिल में अभी भी गुस्सा और जलन थी और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके पास खड़े शेन हाओयू ने भी उसकी नजर का पीछा करते हुए मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वो शाहरुखे का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ जाने लगा और टैंग यान ने भी बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ा और उसके पीछे चल पड़ी। चारों भीड़ को चीरते हुए मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा, मिस लियू, बहुत दिनों बाद मिले। सुना है आपकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, हैप्पी वेडिंग। लियू युआन ने कहा, थैंक यू। जैसे ही ये लफ्ज निकले माहौल फिर से अजीब हो गया। शाहरुखे को समझ नहीं आया कि आगे क्या बोले, तो उसने शेन हाओयू को इशारा किया। शेन हाओयू तुरंत आगे आया और मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए बोला, जियांग फान भाई, मुझे याद हो, हम 2 महीने पहले मिले थे। मैंने कहा, मिस्टर शेन, बहुत दिनों बाद मिले। मेरी आवाज सुनकर बाई निंगबिंग ने अपना सिर ऊपर उठाया और ठीक उसी वक्त मैंने अपनी ठंडी नजरों से उसे देखा। उसने कहा, जियांग फिफ, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने सुना था कि उस दिन तुम्हें चोट लग गई थी, क्या आप तुम ठीक हो? मैंने कहा, तुम्हारी मेहरबानी से मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया। मेरी इस ताने भरी आवाज से बाई निंगबिंग का दिल दहल गया। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था और वो खुद को रोक नहीं पाई और एक्सप्लेन करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, लियू युआन ने उसे बीच में ही रोक दिया। लियू युआन ने कहा, मैं और जियांग फान यहाँ अपनी आंट के साथ डिनर अटेंड करने आए थे। मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ रुक्षे से मिलूंगी। तुम लोग इतनी दूर से उड़कर जिंगबे आए हो, क्या कोई काम था? ये सुनकर टैंग यान ने तुरंत शाहरुखे के हाथ पर कोहनी मारी, उसे इशारा करते हुए कि वो इस मौके का फायदा उठाए। शाहरुखे ने कहा, हमारी फैमिलीज भी युंदो प्रोजेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट रखती हैं, तो हमने सोचा कि आकर देख लें। सुना है कि जियांग फान की आंट इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज है। लियू युआन, क्या तुम हमारे पुराने रिश्ते की खातिर हमें उनसे मिलवा सकती हो? लियू युआन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मेरी तरफ देखा जैसे वो मुझसे मेरी राय पूछ रही हो। आंखों ही आंखों में बात करने के बाद मैंने कहा, मैं और लियू युआन तुम्हारी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग देख ही रही हो कि मेरी आंट अभी बहुत बिजी है। मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि ये साफ साफ इनकार था। वो हमसे दुश्मनी भी नहीं मोल लेना चाहते थे, तो कुछ बातें करके वो वहां से चले गए। सिर्फ बाई निंगबिंग अपनी जगह पर खड़ी थी और मुझे एक टक देख रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही। मेरा उससे बात करने का कोई मन नहीं, तो मैंने लियू युआन का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। लेकिन वो किसी जिंदा लाश की तरह हम दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। हॉल से लेकर 2nd फ्लोर तक और फिर गार्डन तक वो हमारे पीछे आई। जब लियू युआन ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने कहा, मिस बाई, आप कब से हमारा पीछा कर रही हैं? क्या आप मुझसे या मेरे हस्बैंड से कुछ कहना चाहती हैं? तब जाकर बाई निंगबिंग को होश आया कि उसकी ये हरकत बहुत अजीब थी। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसका ये बकवास बहाना सुनकर लियू युआन की एक हल्की सी हंसी निकल गई, लेकिन उसकी टोन एकदम ठंडी थी। उसने कहा, कभी कभी भूल जाना तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए मत भूल जाना। जियांग फान शायद अपने पुराने रिश्ते की कदर करता होगा, लेकिन मेरा और बाय फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे बीच तो कोई पुराना रिश्ता होने का सवाल ही नहीं उठता। उसकी बातों में छिपी हुई धमकी सुनकर बाई निंगबिंग का दिल सीधा जमीन पर आ गिरा। वो जानती थी कि लियू फैमिली की पावर को देखते हुए अगर लियू युआन ने बस एक लफ्ज भी कह दिया तो बाई फैमिली किसी भी दिन होशांग से हमें
हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बाई निंगबिंग अपनी फैमिली को दांव पर लगाकर मुझे वापस पाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे आखिरकार हार माननी पड़ी और वो चुपचाप वापस हॉल में चली गई। दूसरी तरफ आवाज आई, प्रेसिडेंट जियांग, आपका भतीजा और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर हमारे लिए नहीं तो कम से कम उसके लिए तो आप हमारे साथ एक ड्रिंक पी ही सकती हैं। बाई निंगबिंग को नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन ये आवाज सुनते ही वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई। वो तुरंत भीड़ को चीरते हुए सेंटर हॉल में वो बस इतना ही कहने वाली थी कि प्रेसिडेंट जियांग, आई एम सॉरी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उसने देखा कि मेरी आंट ने फोन उठाया और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। एक ही पल में पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बाकी गेस्ट्स उन चारों के पीले पड़े चेहरों को मजे लेते हुए देखने लगे। मेरी आंट ने कहा, आज युनदाओ प्रोजेक्ट का अप्रूवल डिनर है, ये कोई शॉर्टकट मारने की जगह नहीं है। आप सबके पास इन्विटेशन कार्ड्स हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इन चारों की तरह गलत रास्ते मत अपनाइए, वरना अगर आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया तो ये मत कहना कि मैंने आपकी बेइज्जती। जब दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स उन चारों को बाहर निकाल रहे थे, ठीक उसी वक्त मैं और लियू रुयान वापस आए। हम दोनों कुछ देर गेट पर खड़े रहकर उन्हें जाते हुए देखते रहे, फिर एक दूसरे को देखा और हमारी आंखों में एक मजेदार हंसी थी। हॉल से होस्ट की आवाज आई, लग रहा था कि प्रोजेक्ट मीटिंग शुरू होने वाली है। जिन लोगों ने तमाशा किया था वो बाहर निकाले जा चुके थे और मेरा भी अब यहाँ रुकने का मन नहीं। मैंने लियू रुयान का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो घर चलते हैं। लियू रुयान हमेशा मेरी बात मानती थी। उसने मेरी आंट को एक मैसेज भेजा और कार स्टार्ट कर दी। पिछले कुछ दिनों से हम दोनों अपने पुराने घर में रह रहे थे। घर के सारे सर्वेंट्स भी फेस्टिवल मनाने घर गए हुए थे। पूरा घर खाली था। हम दोनों सोफा पर लेटकर एक मूवी देख रहे थे। आधी रात के करीब मुझे अचानक स्वीट डम्पलिंग्स खाने का मन हुआ। फेस्टिवल का दिन था और रात भी बहुत हो चुकी। आसपास की सारी शॉप्स और डिलीवरी सर्विसेज बंद थी। मैंने अपने फोन पर डिलीवरी नॉट अवेलेबल पढ़ा और एक गहरी सांस छोड़ी। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर लियू रुयान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो उठी और किचन में गई। उसने कैबिनेट से ग्लूटेनस राइस फ्लावर का एक पैकेट निकाला। उसे ये करते देख मैं क्यूरियोसिटी के साथ उसके पास गया और मेरी आंखों में हैरानी थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें स्वीट डम्पलिंग्स बनाने आते हैं? मुझे राइस फ्लावर के साथ खेलता देख लियू रुयान समझ गई कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, तो उसने 2 एप्रन्स निकाले और एक मुझे पहना दिया। उसने कहा, मुझे आते नहीं है, लेकिन कोई ट्यूटोरियल देखकर सीख ले, आसान ही होगा। मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और हम दोनों ने ट्यूटोरियल देखते हुए 1 घंटे से ज्यादा मेहनत की। तब जाकर हम मुश्किल से कुछ छोटे बड़े और अजीब अजीब शेप्स के डम्पलिंग्स बना पाए। पानी उबलने के बाद मैं डम्पलिंग्स पानी में डालने ही वाला था, लेकिन लियू रुयान डाल गई कि कहीं मुझे गर्म पानी की छींटे न लगे। उसने तुरंत मेरे हाथ से प्लेट ले ली और मुझे 2 बोल्स ला। घर में स्वीट वाइन नहीं थी, तो उसने थोड़े टेस्ट के लिए उसमें थोड़ी ब्राउन शुगर डाल। जब वो दोनों बोल्स लेकर बाहर आई तो रात के 12 बज चुके। मैंने चम्मच से अपने बोल का सबसे बड़ा डम्पलिंग उठाया और लियू रुयान के सामने थोड़ा शो ऑफ करने लगा। मैंने कहा, सबसे बड़ा वाला मेरे पास है, लगता है इस साल मेरी किस्मत चमकने वाली। लियू रुयान मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। मैंने एक बाइट ली। मेरे चेहरे की वो खुशी कुछ सेकंड्स के लिए जम गई और फिर से नॉर्मल हो। उसने पूछा, क्या ये टेस्ट में अच्छा नहीं है? मैंने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और पागलों की तरह हाँ में सिर हिलाने लगा। फिर मैंने चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया और उसे मनाते हुए कहा, ये बहुत टेस्टी है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? लियू रुयान ने बस एक नजर देखी और समझ गई कि मेरे हाथ का बनाया हुआ ये प्लम के साइज का डम्पलिंग कच्चा था, लेकिन उसने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसने अपना सिर झुकाया और आधा बचा हुआ डम्पलिंग खा लिया। उसे उल्लू बनता देख मेरी हंसी बस छूटने ही वाली थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ मुंह पर रखा और पूछा, टेस्टी है ना? लेकिन उसके चेहरे पर एकदम सरप्राइज वाले एक्सप्रेशंस थे। उसने थम्स अप दिखाते हुए कहा, बहुत टेस्टी है, मीठा है, सॉफ्ट है और मुझे बिल्कुल ऐसा ही पसंद है। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रही है या झूठ, लेकिन मुझे अपने टेस्ट पर पूरा भरोसा था। मैंने तुरंत अपना चम्मच नीचे रखा, एक हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसका मुंह खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन लियू रुयान ने सीधे मुंह की चीज निगल ली। जब मैं इतनी मेहनत करके उसका मुंह खोलने में कामयाब हुआ तो मुझे अंदर कुछ नहीं दिखा। मेरे चेहरे पर तुरंत मायूसी छा गई। मैंने कहा, वो साफ साफ कच्चा था। तो मुझसे झूठ बोल रही हो ना? एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते और मस्ती करते हुए हम दोनों सोफा से नीचे रोल हो गए और सीधा कारपेट पर जा गिरे। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत